अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की जॉब्स के हवाले से है और उसके सिलेबस के अंदर जो सबसे अहम चीज है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 की बात की थी और उस पर जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते थे वो हमने आपसे डिस्कस किए। इस वीडियो में LRA लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट की हम बात करेंगे और इस हवाले से जो पिछले पेपर्स यानी तहसीलदार के पेपर में भी चूंकि यही सिलेबस होता है, जो सवाल आ चुके हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो पेपर होने जा रहा है उसमें इस वीडियो को देखने के बाद कैंडिडेट्स आसानी से ये सवाल हल कर सकते हैं और ये पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस पेपर की जो पहले डेट शेड्यूल हुई थी वो पोस्टपोन कर दी गई, यानी 11 और 12 अक्टूबर को होना था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने इसको रीशेड्यूल किया और एक्सपेक्टेड ये है कि अभी अक्टूबर के एंड में जाके एग्जाम कंडक्ट होगा। तो आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट सवाल जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के हवाले से हैं, जिसके अंदर लैंड रेवेन्यू एक्ट के हवाले से जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसको देखने से पहले हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लें कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर बुनियादी टर्म्स कौन सी हैं। तो हम उसके अंदर हम देख सकते हैं जो सबसे पहले है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट ये 4 नवंबर 1967 को पास हुआ और इन्फोर्स हुआ 7 दिसंबर 1967 से। इसके अंदर यह है कि इसको हम वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 भी कहते हैं और ये पूरे पंजाब के अंदर ये लागू होता है एक्सेप्ट ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया के अंदर इसका इतलाक नहीं होता। इसके 15 चैप्टर्स हैं, 184 सेक्शन है और इसका क्या है, एक शेड्यूल है। इसके बाद हम मजीद देख सकते हैं कि जी लैंडलॉर्ड कौन होता है। लैंडलॉर्ड वो होता है ए पर्सन टू होम टेनेंट पेज रेंट फॉर लैंड, यानी एक जिम्मेदार होता है जो जमीन का असल मालिक है, तो या उसे लैंड ओनर हम कहेंगे, और जिसको वो किराए पे या ठेके पे जमीन देता है वो कौन होता है, जो वो टेनेंट होता है जो ठेके पे लेके काश्तकारी कर रहा है। जो असल मालिक है वो लैंड ओनर होता है। तो उसके बाद हम नीचे देख सकते हैं होल्डिंग, कि भाई ये किसके कब्जे में है, सिंगल ओनर है या जॉइंटली जो है मल्टीपल पर्सन के पास है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है खेवेट नंबर। लोग कंफ्यूज होते हैं जी खेवेट नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, खाता क्या है, मौजा क्या है। तो इस वीडियो में हम फर्दर बताएंगे इसकी तफसील और इसको हम कोशिश करेंगे कि मिसाल के साथ आपको समझाएं। किसी गांव या इलाके में जमीन के तमाम मालकान की फहरिस्त को खेवेट कहा जाता है। मसलन गांव चक नंबर को 100 है, उसमें सपोज करते हैं कि 3 आदमी हैं, अली, बिलाल और अरशद। ये तीनों क्या है, जिम्मेदार है। इन तीनों के नाम और जमीन की तफसील खेवट नंबर 1, 2, 3 में दर्ज होगी। चूंकि 3 मालकान है तो इसके क्या होंगे, 3 खेवट होंगे। खेवट जमीन की मलकियत को जाहिर करता है कि कौन मालिक है और उसकी हिस्सेदारी कितनी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है खेवट का। ये लिस्ट ऑफ ओनर की बात करेंगे हम कि इसमें मालिक कौन से, जैसे 3 मालिक मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद है जो दूसरी टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आप खतूनी। यहां पे आप तो खैर खसरा है, लेकिन खसरा से पहले आप खतूनी का आपको पता होना चाहिए, यानी खातादार का पता होना चाहिए। किसी मखसूस मालिक या किसान के जेर कब्जा जमीन का तफसीली रिकॉर्ड, इसको हम खतूनी कहते हैं। मसलन खेवेट में यह था कि 3 मालिक हैं, लेकिन भाई 3 मालकान के पास कितनी कितनी जमीन है वो कहां पे आएगी, वो खतूनी में आएगी। कि अली के पास 10 कनाल जमीन है, खतूनी में ये लिखा जाएगा कि वो किस खेवेट या खसरा नंबर पर है। खतूनी से पता चलता है कि किस मालिक या काश्तकार के पास कितनी और कहां जमीन है। खसरा नंबर, द सर्वे नंबर ऑफ द फील्ड, जमीन के हर टुकड़े को एक नंबर दिया जाता है जिसे खसरा नंबर कहते हैं। मसलन जैसे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर अली की जमीन 10 कनाल है तो वो 2 हिस्सों में तकसीम है, खसरा नंबर 25 और खसरा नंबर 26। खसरा नंबर 25 में 6 कनाल है और खसरा नंबर 26 में 4 कनाल है। यानी उसकी जो 10 कनाल जमीन थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम जो है ये किसके जरिए है, वो खसरा नंबर के हिसाब से है।
खसरा जमीन के नक्शे पर हर टुकड़े की शनाख्त के लिए होता है, जैसे मकान का प्लॉट नंबर। तो ये बेसिक टर्म थी जो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते थे। उसके साथ एक अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो यहां पे कर नहीं दिया गया, वो है गिरदावरी। हर फसल के मौसम में रेवेन्यू ऑफिसर जमीन का मुआयना करके बताता है कि कौन सी फसल कहां लगी है। मसलन खसरा नंबर 25 पर गंदम और खसरा नंबर 26 पर कपास उगी हुई है, ये गिरदावरी में लिखा जाएगा। गिरदावरी से मालूम होता है कि जमीन पर क्या काश्त हुआ और किसने किया। तो ये आबियाना के हवाले से बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो यानी गिरदावरी से ही पता लगता है। उसके बाद हम यहाँ पे फर्दर देख सकते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन से होते हैं। सबसे जो हायर अथॉरिटी है रेवेन्यू के हवाले से वो BOR है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, द सुप्रीम रेवेन्यू अथॉरिटी। यानी जो फाइनल किसी की अपील जाती है वो BOR में जाती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाती है, जिसको हेड करते हैं SMBR साहब, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उससे निचली जो अथॉरिटी है वो कमिश्नर साहब है। उससे निचली अथॉरिटी कलेक्टर, जिसे इंडिया में कलेक्टर कहते हैं और पाकिस्तान में नॉर्मली यही कलेक्टर डिप्टी कमिश्नर होता है। उसके बाद तहसीलदार साहब हैं, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ तहसील। तहसील का जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो तहसीलदार साहब होते हैं। फिर नैब तहसीलदार है, लंबरदार साहब हैं, ठीक है। और उसके बाद कानून गो साहब है। वाजिबुल अर्ज, ये क्या चीज है जी? इसे वाजिबुल अर्ज में बेसिकली ये होता है, ये शर्त वाजिबुल अर्ज भी होता है। इसमें रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड कस्टम्स ऑफ अ विलेज, यानी किसी भी जो विलेज है उसके अंदर जो उसके कस्टम्स हैं और उसके राइट्स का इसमें जो है इंदराज होता है। उसके अलावा लाल किताब या विलेज नोटबुक, ये हर स्टेट के लिए तैयार होती है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया फील्ड बुक या खसरा गिरदावरी जो है, ये क्या होता है? ये रिकॉर्ड ऑफ लैंड मेजरमेंट एंड क्रॉप इंस्पेक्शन। यानी जैसे मैंने पहले बताया गिरदावरी में क्या होता है कि हर फसल के मौसम में रेवेन्यू ऑफिसर जमीन का मुआयना करके बताता है कि कौन सी फसल कहां लगी है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, शजरा किश्तवर है, ए मैप है शोइंग फील्ड पोजीशंस एंड बाउंड्रीज। तो उसके बाद हम आगे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड द की टर्म्स। गिरदावरी का मैंने पहले बता दिया कि इसकी क्या करना पड़ता है। गिरदावरी का ताल्लुक किस चीज के साथ है? वो मुआयने के साथ है। जब पटवारी करता है, रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है? पटवारी होता है। वो मुआयना करके बताता है कि कौन सी फसल कहां लगी है। द इंस्पेक्शन ऑफ हार्वेस्ट, यानी जो फसल लगी हुई है उसका मुआयना करेगा, पटवारी करेगा, और इसका इंदराज कहां पे होगा? गिरदावरी में होगा। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इंतकाल को कहते हैं। इसका जो डील किसके तहत होती है? सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट के तहत होती है। खराबा का पूछा जाता है भी, खराबा क्या चीज है? ऐसी जमीन जो क्या हो चुकी हो? डैमेज हो चुकी हो, डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, और यानी जो कल्टीवेटेड ना हो, जो काश्त ना हो सके। पोर्शन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड वेयर क्रॉप्स हैव बीन डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, यानी जो ऐसा डैमेज और डिस्ट्रॉय हो चुका है वो खराबा होता है। खराब से लफ्ज निकला हुआ है। पचूतरा क्या होता है जी? 5%। ये पंजाबी में 5 से आप देख सकते हैं, पचूतरा 5%। ये वसूल किया जाता है और किसको दिया जाता है जी? ये लंबरदार, ये डिप्टी कमिश्नर साहब के ये नंबरदार भी कहते हैं, लंबरदार भी कहते हैं। बेसिकली ये डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार था कि वो आबियाना वसूल करने के लिए हर इलाके में लंबरदार मुकर्रर करते थे। तो और उनका कितना हिस्सा होता था? 5%। ए 5% सरचार्ज ऑन लैंड रेवेन्यू गिवन टू द लंबरदार। परता क्या होता है? द असेसमेंट रेट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो उसके बाद आप मजीद ये यूनिट देख सकते हैं। करम क्या होता है? तो इस तरह बाकी किला क्या है, सरसही क्या है, और इसके अलावा बारानी, सैलाबी, नहरी। तो ये सारी टर्म्स आप इस वीडियो में फर्दर देख सकते हैं। तो हम इसको अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारी रहती है, वो अक्सर लोग पूछते हैं खरीफ और रबी सीजन के हवाले से। इसके हवाले से बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि रबी सीजन कौन सा होता है और खरीफ। इसके हवाले से 1-2 सवाल लाजमी पेपर में आते हैं। पहली बात तो यह, जो एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट्स ऑन यकुम जुलाई, जिस तरह फाइनेंशियल ईयर होता है ऐसे एग्रीकल्चर ईयर भी है, ये यकुम जुलाई से शुरू होता है।
खरीफ सीजन क्या है? खरीफ सीजन ये शुरू होता है मई और जून से, यानी ये, और खत्म कब होता है? सितंबर और अक्टूबर के अंदर जाके। अब दूसरा है रबी। रबी बहार को कहते हैं, रबी का मानी बहार होता है। रबी सीजन क्या है? ये स्टार्ट होता है अक्टूबर और नवंबर में और एंड कहां पे आता है? अप्रैल और मई के अंदर जाके। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि खरीफ वाली फसलें कौन सी हैं, इसके एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए, और रबी कौन सी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा हम मजीद जो है इसको आप देख सकते हैं कि अपील टाइम कितना है। ये सवाल एक आता है आमतौर पर पेपर में कि कलेक्टर को जो अपील की जा सकती है, यानी डीसी साहब को विद इन 30 डेज कर सकते हैं, और कमिश्नर साहब को कब तक? विद इन 60 डेज, और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ रेवेन्यू मैटर्स है, वो विद इन 90 डेज आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शंस में पावर्स बताई गई हैं कि जो सेक्शन 29 है वो डिफॉल्टर के वारंट जारी करने के हवाले से है, और बाकी भी आप इसमें मज़ीद देख सकते हैं। तो अब हम इसके एमसीक्यूज की तरफ आते हैं कि कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं, और जो पिछले तहसीलदार के पेपर हुए थे उसमें कौन कौन से सवाल थे, और यही सवाल हम तवक्को कर रहे हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पेपर में भी आएंगे। तो अब हमारे एमसीक्यूज कौन से हैं ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया, शर्त वाजिब अर्ज रिकॉर्ड्स द राइट्स एंड कस्टम ऑफ अ विलेज। इसमें जो विलेज के राइट्स और कस्टम्स की बात होती है, और जैसे मैंने बताया ये लागू कब हुआ? ये 7 दिसंबर इनेक्टेड, यानी लागू कब हुआ? 7 दिसंबर 1967 से लागू हुआ। खराबा का भी हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें, खराबा की बात कर रहे हैं जी। खराबा जो है ये अनकल्टिवेबल, यानी जो नाकाबिले काश्त और वेस्ट पोर्शन है लैंड का, ये उसकी बात कर रहे हैं। ए पोर्शन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड वेयर क्रॉप्स हैव बीन डैमेज्ड, यानी जो डैमेज हो चुकी हैं या डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं तूफान से या हेल स्टॉर्म से या किसी और डिजास्टर से। मौजा क्या है? मौजा में हम बात करते हैं विलेज की, या रेवेन्यू के हवाले से जो विलेज स्टेट होती है हम उसकी बात करते हैं। ये बेसिक यूनिट है मौजा। पटवारी के पास मौजे वाइज रिकॉर्ड होता है और ये बेसिक यूनिट है मौजा। उसके बाद पर्पस ऑफ लैंड एक्विजिशन इज फॉर पब्लिक पर्पस, ये सारे पब्लिक पर्पस के लिए है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि और कौन से हो सकते हैं, ये आप बेसिक देख सकते हैं यहाँ से। कलेक्टर हैज अथॉरिटी टू इंटर द लैंड, जमीन के अंदराज कलेक्टर के पास अथॉरिटी है। ऑब्जेक्शंस किसके पास जाते हैं? कलेक्टर के पास जाते हैं। ये कलेक्टर्स की पावर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा हम फर्दर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कुछ सवाल जो रहते हैं वो हम आपको नीचे जाकर जो इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं कि एक मिनट सर, इसमें हम बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 देखें। द कलेक्टर मे समन एनी पर्सन, कलेक्टर किसी बंदे को तलब कर सकता है और अवार्ड भी कर सकता है। सेक्शन 24 एक्सक्लूड निग्लेक्टेड मैटर्स ड्यूरिंग एक्विजिशन। तो जो सेक्शन 24 की बात कर रहा है इसमें कि एक्विजिशन, यानी कोई चीज एक्वायर कर रही है स्टेट, यानी कलेक्टर साहब, तो उसमें क्या कर सकते हैं? जो निग्लेक्टेड मैटर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो जो मिस्टेक्स हैं वो मे बी करेक्टेड बाय द कलेक्टर। तो ये सारी कलेक्टर्स की पावर्स के बारे से बात की गई है और ये क्वेश्चंस पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि एक जागीरदार, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 31 में, रेंट इनहांसमेंट अप्लाइज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ईयर। वही बात कि एग्रीकल्चर ईयर ये जुलाई स्टार्ट होता है और इसका इतलाक एग्रीकल्चर ईयर से होता है। ये क्वेश्चन 31 और 32 में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, ए जागीरदार इज वन असाइंड ऑल द लैंड रेवेन्यू एक्सेप्ट विलेज सर्वेंट। और उसके बाद क्वेश्चन 34 है, इफ अ लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेस द रेंट टेनेंट मस्ट डिपॉजिट इन कोर्ट। तो अगर लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर दे तो जो टेनेंट है वो इसे कहां जमा कराएगा? कोर्ट में जमा कराएगा। और टेनेंट जो है वो कैन नॉट रिलिंक्विश द पार्ट ऑफ लैंड, वो जमीन का हिस्सा छोड़ नहीं सकता विदाउट लैंड ओनर्स कंसेंट। जो मालिक की मर्जी के बगैर वो उसको छोड़ नहीं सकता। जो नॉन मुस्लिम टेनेंट्स हैं, जो मुजारे हैं, अब एक ऑनर होता है एक मुजारे होता है।
जो किसान मुजारे जो कास्ट कर रहा है उसको हम टेनेंट कहते हैं। जो नॉन मुस्लिम टेनेंट्स ऑक्यूपेंसी डिसेंड्स इन मेल लाइन ओनली, वो जो मुजारे चलती है वो सिर्फ मेल की तरफ चलती है, यानी मेल टू मेल है। तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ सबलेटिंग इज 7 ईयर, ये 7 साल का बताया गया है। और जैसे हमने बताया कि अपील जो की जा सकती है कलेक्टर साहब को, वो विद इन 30 डेज की जा सकती है। उसके अलावा कमिश्नर साहब को हमने बताया, क्वेश्चन नंबर 40 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप विद इन 60 डेज आप कमिश्नर साहब के पास जा सकते हैं, और विद इन 90 डेज आप BOR यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जा सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑन टेनेंट्स मे लीड टू इम्प्रिजनमेंट, फाइन बोथ। अगर आप मुजारे को मना करते हैं तो उसके हवाले से जो है जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन थे। हम बता सकते हैं कि जो लोग अपियर होने जा रहे हैं वो इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है, क्वेश्चन 46 देख सकते हैं, तहसील का वो तहसीलदार होता है,